नाजरीन आदाब, अपनी बात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे भारत के देहात की। भारत देहात का मुल्क है। अगर देही भारत गरीब है तो पूरा भारत गरीब है। आज़ादी के फ़ौरन बाद देही इलाकों की हालत सुधारने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए, बहुत सारे मंसूबे हुए जिन पे अमल दरामद हुआ, और आज हालत ये है कि भारत का मुस्तकबिल जो है देही इलाकों में वो मायूस कुन नहीं है हमारे सूखे खेतों की तरह। वो बिल्कुल एक ताबनाक मुस्तकबिल लिए हुए हैं और भारत के देही इलाकों की हालत बहुत तेज़ी से सुधर रही है। इस हालत पे बात करने के लिए हमने एक पूरा पैनल यहाँ पर लाया है। तो पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। मोहतरमा नीलाक्षी मान साहिबा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता हैं और वहाँ एडवाइज़र हैं मनरेगा प्रोग्राम के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नाज असगर साहिबा, ये UNI के साथ जर्नलिस्ट हैं। मिस्टर मनीष आनंद एशियन एज के साथ सहाफ़ी हैं और देही इलाकों पे काम करते हैं और देही जो इलाकों के मामलात हैं उन पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम में, और साथ ही ये बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है एक स्ट्रक्चर्ड काइंड डायलॉग है जिसमें हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स दिखाते हैं। और पहला सेगमेंट होता है हक़ाइक़ का मजमुआ, ताकि हम ये फैक्ट्स देखें कि आखिर हम कहाँ पर खड़े हैं देही इलाकों की सूरत हाल के सिलसिले में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला वीडियो, हक़ाइक़ का मजमुआ। देही भारत का आज़ादी के बाद से तो नक्शा ही बदल गया है। सन 1950 की दहाई में खुराक की किल्लत और भारत दरामदात के बाद सन 1960 की दहाई में धान और गेहूं में सब्ज इनकलाब, 1970 की दहाई में दूध की पैदावार में सफ़ेद इनकलाब, खुर्दनी में जर्द इनकलाब से लेकर सन 1980 की दहाई में ज़्यादा पैदावारी फसलों के बाद अब जीनियाती तौर तब्दील शुदा बीजों से मुल्क न सिर्फ खुद कफील हुआ है बल्कि ग़िज़ाई अजनास बरामद भी करने लगा है। ज़राअत के शोबे में उस ज़बरदस्त तरक्की से न सिर्फ ग़िज़ाई अजनास के लिहाज से भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, बल्कि इसे देही भारत को वो प्लेटफॉर्म भी मिला जो पहले कभी मौजूद न था। हालिया आदद-ओ-शुमार बताते हैं कि ज़राई तरक्की और देही आमदनी पर माशी तनज़ुली का कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, अगरचे मजमूई देही आमदनी में ज़राअत के हिस्से में कमी वाक़ा हुई। भारत में देही तरक्की को दरपेश चैलेंज के कई गोशे हैं। यहाँ कुछ हक़ाइक़ हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। तकरीबन 90% देही आबादी ज़राअत पर मबनी सरगर्मियों पर मुनहसर है। ज़राअत पर बहरानी कैफियत की वजह से भारत में सिर्फ सन 2008 में 16,196 किसानों ने खुदकुशी की। सन 2011 में 14,027 ने। भारत में 6 लाख से ज्यादा देहात हैं। इनमें से निस्फ में ऑल वेदर सड़कें नहीं हैं। 25% देहात को साल भर पीने का पानी मैसर नहीं होता। देही इलाकों में इस्तेमाल किया जाने वाला 75% पानी साफ नहीं होता। देही इलाकों में शरही खानगी 50 से 65% के दरमियान है, जबकि ख़वातीन और पसमानदा इलाकों में ये 20 से 25% तक ही है। बात हम शुरू करते हैं मनीष आनंद जी से। अब बता दीजिए कि क्या आज़ादी के बाद भारत में देही इलाकों का वाकई नक्शा बदल रहा है? आपने जो वीडियो दिखाया है उससे एक नमूना पेश किया आपने। अगर देहात की बात करें
तो आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है। जी। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रही हैं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए, उसमें सबसे अहम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को करीबन 7 साल हुए हैं, 7 या 8 साल हुए हैं, और 7 या 8 साल में इन्होंने गाँवों को शहरों से जोड़ा है। तो एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक खासा फ़र्क आया है, लेकिन ये अकेले अपने आप में काफ़ी नहीं है। जी। सरकार को अभी भी मनरेगा जैसा कार्यक्रम चलाने की कंपल्शन है। मनरेगा में आप देखेंगे तक 3 साल पहले तक 40,000 करोड़ के आसपास साल में सरकार खर्च करती थी। पिछले 3 वर्ष में 20% के आसपास गिरावट आई है। और इसमें आप मैं उसमें बोलना चाहूँगी, आई एम सॉरी आपको एक बार मैं बोल लूँ, उसके बाद आप इंटरप्ट नहीं, करें। वो जो फिगर्स हैं उसमें बताना चाहूँगी कि पिछले साल में 40,000 करोड़ खर्चा हुआ है और उससे पिछले साल में 38,000। तो आप जो कह रहे हैं 20% उसमें डिक्रीज हुआ है, वो सच नहीं है। तो फिगर्स में थोड़ा सा ऐसा कोई हमारे में कमी तो आई है। आप भी बोलेंगे ये आप बोलेंगे। कमी आई है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर वो फिगर्स हैं जहाँ से मैं रेफ़र कर रहा हूँ। जो गरीब राज्य हैं खास करके, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जहाँ की मनरेगा को सक्सेसफुल होना चाहिए, वहाँ पर ये सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं। सदर्न स्टेट्स में काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है, विमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लेकिन वही विमेन पार्टिसिपेशन अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये महज 20% है। ठीक है, ठीक है। हमने एक आपसे लिया एक पर्सपेक्टिव। नाज असगर साहिबा, आप हमें ये बता दीजिए कि जो देहात में शहरी सहूलियात हैं, अगर वो वहाँ बहम पहुँचाई जाए तो अर्बनाइजेशन जो शहरियत का एक बड़ा फिनोमेनन है, एक क्राइसिस जिसने पैदा की है पूरे मुल्क में, तो आपको लग रहा है वो कम होगा देहात को अगर शहरी सहूलियात से हम? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो शहर की तरफ एक भागने की होड़ मची है, ज़ाहिर है उसकी वजूहात यही है कि हर आदमी आज के ज़माने में अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता है, वो अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो चाहता है, और तो इन चीज़ों की वजह से जो है होड़ तो मची है शहर में जाने। फिर जॉब्स की बात है, हर आदमी को एक नौकरी चाहिए। आपने बात ठीक है ये हो रही है कि हमने एग्रीकल्चर में इतना ये सब्ज़ इनकलाब लाया, सब्ज़ इनकलाब आया तो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखिए तो आप एग्रीकल्चर में एक तरह से इन्वेस्टमेंट कम होने लगा गवर्नमेंट का, और एग्रीकल्चर को जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। तो एग्रीकल्चर लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद पेशा नहीं रह गया। इसकी वजह भी है शहर की तरफ एक चले जाने की, माइग्रेशन की। तो एक तो एग्रीकल्चर को हमें एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बनाना है। अगर हमें लोगों की जो माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ, उसको रोकना है। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स लाए हैं, मनरेगा की जैसे ये बात कर रहे थे, ठीक है स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे कि अभी बजट सेशन में जो कैग की रिपोर्ट आई है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कमियां हैं, खुद गवर्नमेंट की एक बॉडी ने जो बताया है किस तरह से जो लोग उसके एलिजिबल हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इंतज़ामिया के लेवल पे मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा उसको सुधारने की ज़रूरत है। स्कीम आप कोई बना लें, अमल दरामद जब तक नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मीनाक्षी मान जी, आपने सुना, आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि भारत में जो दिही तरक्की है, जो रूरल डेवलपमेंट है, उसको क्या बड़े चैलेंजेस सामने हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको मनरेगा और सीएजी का जो रिपोर्ट है उसके बारे में बोलना चाहूँगी। मनरेगा में ये बहुत ज़रूरी है बताना कि कोई डिक्लाइन नहीं आया है। सबसे पहले जो मानव दिवस है, पर्सन डेज, वो पिछले साल से 12-13 में 11-12 के कंपैरेटिव ज़्यादा रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर है उसका एक्सपेंडिचर भी 11-12 की कंपैरिजन में ज़्यादा रहा है। जो आप बोल रहे हैं 38,000, ये वेबसाइट पे हमारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तकरीबन 90% जो है हमारा खर्चा हुआ है 12-13 में। तो और सीएजी की जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, सीएजी की रिपोर्ट में जो करप्शन है एनआरईजी में बताई जा रही है ज़रूर है, पर तकरीबन 125 जितने भी सारे पूरे कंट्री का सर्वे हुआ है 125 करोड़ करप्शन है, सस्पेक्टेड, कंफर्म नहीं, और 5 करोड़ कंफर्म्ड। तो अगर आप मान सकते हैं कि अगर हम इसमें देखें उसका प्रतिशत लें तो ये कितना प्रतिशत आ रहा है, ये मेरे ख्याल में मेरा कहना इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू।
सीएजी रिपोर्ट काफ़ी ब्रॉड रिपोर्ट है, ये महज 125 करोड़ के करप्शन की बात नहीं है। सीएजी रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि आपने सिर्फ 21% जो काम लिए थे मनरेगा के तहत उसको पूरा किया है। रिपोर्ट आने के बाद मंत्री ने कहा कि नहीं, ये फीसदी 51% तक चली गई है। लेकिन ये बहुत 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 बड़ा इश्यू इसलिए है क्योंकि मनरेगा में सीएजी रिपोर्ट ने भी कहा है कि आप ऐसे काम ले रहे हैं जो कि नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, ये बिल्कुल, एक हाँ, बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल दिही तरक्की की बात जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने चैलेंजेस बता दीजिए कि जी, क्या है। चैलेंजेस इस पे ज़रूर ये है कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जैसे आप कह रहे हैं कई स्टेट्स में, बिहार एक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनमें काफ़ी डिलीवरी मैकेनिज्म में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी तरफ से कुछ कर सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट जो स्टेट मैकेनिज्म्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। कैपेसिटी की जैसे प्रॉब्लम है बिहार में, विमेन जैसे पार्टिसिपेशन का बता रहे हैं, वो हर स्कीम में आएगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ मनरेगा की नहीं है या किसी और स्कीम की नहीं है, ये करप्शन का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम, पूरी तरह से फंड्स यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। तो एक कैपेसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ से मैं आपको मनरेगा का कम से कम बता सकती हूँ कि जहाँ तक पारदर्शिता का सवाल है, पारदर्शिता इन खैर पूरे देश में हमारी तरफ से ग्रामीण विकास मंत्रालय से पारदर्शिता पे बहुत स्ट्रेस प्लेस्ड है, पारदर्शिता का दिक्कत आ रही है। और मनरेगा में अगेन मैं बताना चाहूँगी जैसे वर्क कंप्लीशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से इन सारे इलाकों को स्ट्रेंथन करने का कोशिश कर रही है। ठीक है, इस पे हम आगे जारी रखेंगे अपनी बातचीत। पहले हम आपको दिखाएंगे तज्जिया, एनालिसिस जो है वो क्या है हमारी तरफ से, जो दिही तरक्की में मामलात हैं, हकाइक का तज्जिया। भारत की मईशत मजबूत होने के लिए देही मईशत में तरक्की की जरूरत है। देही इलाकों को ग़िज़ाइयत की कमी, नाखानदगी और बेरोजगारी जैसे मामलात का सामना है। जरूरत है कि हमारे देहात शहरों के साथ साथ तरक्की करें। मयार जिंदगी को भी हम गैर तरक्की के लिए बेहतर करना होगा। अगर देही भारत गरीब है, भारत गरीब है। गुर्बत का खात्मा हर 5 साला मंसूबे की खास तरजीह रहा है। देही तरक्की प्रोग्राम में ये चीजें शामिल हैं। देही इलाकों में बुनियादी ढांचे की सहूलियात जैसे स्कूल, तिबी मराकज, सड़कें, पीने का पानी, बिजली वगैरह, ज़राई पैदावार में बेहतरी, समाजी खिदमात जैसे सेहत और तालीम की फराहमी, ताकि समाजी व इक्तिसादी तरक्की हो। देही सन्नत के फरोग के लिए स्कीमों की अमल आवरी, ताकि ज़राई पैदावार बढ़े और देही रोजगार मैसर हो। तो मिस्टर मनीष आनंद साहब, आप हमें ये बता दीजिए जो ओवरऑल पिक्चर है वो कैसा आपको लग रहा है, क्या आपके वजूहात हैं कि दिही इलाकों की तरक्की नहीं हो पा रही है? बट साहब, आज़ादी के 65 वर्ष हो चुके हैं, 65 साल हो चुके हैं, और ट्रेंड अभी तक ये है कि गांव के लोग शहरों में जा कर के अपना रोजी रोटी कमाते हैं। आप देखेंगे गरीब राज्यों में गांव के गांव पुरुषों से खाली हैं, सिर्फ महिलाएं रह गई हैं, पुरुष शहरों में काम करते हैं। तो एक जो महात्मा गांधी का सपना था, एक विलेज में अपना सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी तैयार होगी, उसमें हम पूरी तरह से विफल रहे हैं। और अपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि लैंड एक्विजिशन बिल सरकार तैयार कर रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुका है। और उसमें आप एक चीज़ साथ में जोड़ लें, जो मैडम ने कहा कि एग्रीकल्चरल नीड्स को हमने इग्नोर किया है। आबादी तकरीबन 125 करोड़ के आसपास हो चुकी हैं, और आप फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से लैंड का एक्विजिशन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इससे आप फूड सिक्योरिटी के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो इनके मंत्रालय ने लैंड बिल तैयार किया है वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है। स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की है, उन्होंने भी कहा था कि मल्टी क्रॉप्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स को एक्वायर नहीं करना चाहिए फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, लेकिन कन्वर्जन ना हो एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरल। जी, तो उसमें खासा कुछ कोशिश, जोरदार कोशिश मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है, उसमें तो प्रॉब्लम है। ओके, नवाज असगर साहिबा, ये जो दिही समाज हमारे हैं उनमें मर्दों को बरतरी है औरतों पर,
और ये बड़ी रुकावट है देही इलाकों में तरक्की के सिलसिले में। ख़वातीन को वो हुकूक हासिल नहीं है जो मर्दों को। आप इस सिलसिले में देही तरक्की के तनासुर में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है। ये बात अभी तक जब आपकी जो एलीट या एजुकेटेड सोसाइटी है उसमें जब अभी तक मर्दों की बर्तरी बनी हुई है, तो आप एक देहात में जो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ के माइंडसेट को, अर्बन एलीट माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो यकीनन देहात में इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो धीरे धीरे, एक तो एजुकेशन जब तक औरतों की नहीं होगी, और औरतों को, देहात की औरतों को, उनको होना चाहिए, उनकी रोज़ी रोटी वो अपना खुद कमा सकें। जब तक इकोनॉमिक माली तौर पे वो अपने पर, जिसको कहना है कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी, तो ये बरतरी कायम रहेगी। क्योंकि किसी की हुक्म सुनना, कभी कभी वो माली हैसियत भी बहुत उसमें उसका बड़ा अहम रोल होता है। एक बात जोड़ना चाहूँगा जी कि कुछ राज्यों ने 50% आरक्षण किया है, रिजर्वेशन किया है पंचायती राज में। इससे खासा फर्क आया है जी। वे वहाँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन का हुआ है, और वो वुमेन इश्यूज को बड़े दमखम से आगे बढ़ा रही हैं। तो एक फ़र्क आया है, लेकिन सारे स्टेट्स को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। नीलाक्षी वो भी मनरेगा ने, सही कह रहे हैं आप। ओके, मनरेगा ने देही इलाकों में सोच और इकोनॉमी तब्दील करने में कितना अहम रोल अदा किया, और क्या आपके प्लान्स लग रहे हैं? फिर से आपको आंकड़ों की तरफ डाइवर्ट करना चाहूँगी। जो NSSO का भी सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक रूरल कंजम्पशन, जो ग्रामीण इलाकों में जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई है। ये जो ट्रेंड है ये पहली बार इतना बड़ा है मेरा ख्याल पिछले 10 सालों में, और इसका जो क्रेडिट है काफ़ी हद तक नरेगा को दिया जा रहा है, क्योंकि नरेगा ने हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज़ की है, और हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज़ की है, एग्रीकल्चरल वेजेस और उनके मिनिमम वेजेस भी इंक्रीज़ किया है। तो उसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी प्रोग्रेस आई है। दूसरा, रूरल कनेक्टिविटी, उन्होंने PMGSY की मेंशन की, उसमें मैं NREGA को भी ऐड करना चाहूँगी। सैनिटेशन, और एक जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, नरेगा की वजह से काफ़ी हद तक पलायन भी कम हुआ है। और पलायन, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक होती है डिस्ट्रेस माइग्रेशन और एक होती है माइग्रेशन। नरेगा की वजह से जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जिनके पास और कोई सुविधा नहीं है अपना हर रोज़ के काम की, वो कम हुआ है। जो फिर देही इलाकों से रुख कर रहे थे शहरी आबादी की तरफ। जी ओके जी जी। ओके, मनीष आनंद जी, आप हमें ये बता दीजिए कि जो बाकी मामलात हैं, सेहत, एजुकेशन और बाकी चीज़, आपको देही इलाकों में क्या इसका सिनेरियो लग रहा है? जहाँ तक एजुकेशन की बात है, वो कुछ हद तक उसमें सुधार आई है, लेकिन जिस पेस के साथ आनी चाहिए वो नहीं आ पाई है। हमने फोकस किया है मनरेगा जैसा कार्यक्रम पे। मनरेगा एक उदाहरण के तौर पर, अगर भूखा है कोई तो उसको आप मछली उसके हाथ में दे दें, तरीके से आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं, मनरेगा उसके हाथ में मछली देती है। इट्स अ स्कीम ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स। इनके पास एक कार्यक्रम और भी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जिसको हम आजीविका कहते हैं। आजीविका में जो स्ट्रक्चर है वो लोगों को अपने पैर पर खड़ा कर सकती हैं, जो कि सदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हुआ है। लेकिन ये 4 राज्यों में ही सीमित रह गई है, और सरकार विफल रही है कि आजीविका को पूरे नेशनल लेवल पर इसको बढ़ावा दे पाए। ये बहुत बड़ी कमी है और इट्स अ बिग चैलेंज। और सरकार को मनरेगा जैसे स्कीम पर फोकस करने के बजाय ऐसे स्कीम पर फोकस करना चाहिए, या कि ये कह सकते हैं कि दोनों को चलाएं, अपने बैलेंस से क्रिएट हो। ये हम बोलेंगे कि ये सही बात है। हर किसी का अपना एक विजन है, अपना एक पर्सपेक्टिव है, और हमने आपके सामने रखना है अभी अपना एक विजन, ताकि हमारे टारगेट्स क्या हों देही इलाकों की तरक्की के लिए, हमें क्या करना चाहिए या हमारी क्या सोच है उस बारे में। आप हमारा मिनी डॉक देख लीजिए। देही इलाकों को दरपेश मसाइल के जायजे से ये बात सामने आई है कि मालूमात और वाकफियत पर मबनी देही मईशत को परवान चढ़ाने से देही खुशहाली मुमकिन है। इस ज़िम्न में देही बरादरियों और साइंसदानों, मुंतज़मीन, तिबी सहूलियात फराहम करने वालों और टेक्नोलॉजिस्टों के माबैन मुतल्लिका मौज़ूआत पर तबादुल ख़याल से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। फ़कत इंफॉर्मेशन फराहम करना ही
लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए काफी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन और इसके इस्तेमाल करने के जरिए से मजबूत होनी चाहिए। शहरकारी या अर्बनाइजेशन के अपने मसाइल हैं और भारत का दिल बेशक अब भी देहात में ही रहता है। अगरचे शहरों में काफी ज्यादा तरक्की हुई है, किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल के तस्वुर में देही तरक्की को मसावी तवज्जो देने की जरूरत है। भारत के लिए ये पहलू निहायत अहम है। वसी आबादी एक असासा है जिसकी तालीम और रोजगार का बंदोबस्त हो, होशमंदी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जरूरी शोबों जैसे खेतीबाड़ी, घरेलू सन्नत, बुनियादी ढांचा, सेहत और तालीम की कदर करना। कौम के तई शहरियों के एहसास जिम्मेदारियत, हकीकी आज़ादी का तस्वुर, आगे जाने की ख्वाहिश और इस ज़िम्न में बरादरियां बनाना काफ़ी अहम है। मनीष आनंद साहब, नई फसलें और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, खासतौर बायोटेक्नोलॉजी का जो है, कैसे हो सकता है चेंज भारत के दी इलाकों का नक्शा? इसमें काफ़ी प्रॉस्पेक्ट है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, इवन रूरल डेवलपमेंट फील्ड में, तो आपको खासा फ़र्क आ सकता है कम समय के अंतराल में। और एग्रीकल्चरल फील्ड में आप देखेंगे बिहार जैसे राज्य ने जो पर एकड़ यील्ड है राइस का, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले साल। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप विलेज इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं और एम्पावर भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नाज़ असगर साहिबा, हमारा अक्सर इस पे फोकस होता है कि हम समझते हैं कि जो भी करना है सरकार को करना है। आपको क्या लग रहा है कि देही इलाकों के लोग कैसे अपनी टांगों पे, अपने पाँवों पे खड़ा होकर अपनी तकदीर खुद बदलने में मदद करें? नहीं, उसमें तो जैसे ये भी बात आई कि कैपेसिटी बिल्डिंग की, अगर उनमें कैपेसिटी है और सरकार की तरफ से देखिए पुश तो ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी काम करने के लिए एक गवर्नमेंट रियली मतलब जिसको कहता है कि एज ए फैसिलिटेटर उसको काम करना है। तो लोग अपने पैर पे तभी खड़े होकर कोई काम कर सकते हैं जब उनमें उस काम करने एक स्किल डेवलप की जाए, कैपेसिटी डेवलप की जाए। इस ज़माने में एनजीओज़ का भी काफ़ी रोल होगा कि वो कैसे उनको इंस्पायर करें, कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ करें। और हेर फेर के बाद फिर वही एजुकेशन अवेयरनेस पे आ जाती है। अगर अवेयरनेस है तो लोग फिर सोचेंगे, फिर लोग ऑर्गेनाइज होंगे, फिर तभी किसी बात के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी, जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसमें बेसिकली सरकार की तरफ से इग्निशन होता है, उनको बेसिक इकट्ठा करके उनको सब्सिडीज़ देके बेसिकली सरकार जो है उनकी मदद करती है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना। सरकार जो आप कह रहे हैं सारी चीज़ें करना चाहिए, एक सरकार की तरफ से इग्निशन है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप NRLM की बात कर रहे हैं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से सरकार को पिछले 1 साल में काफ़ी हद तक इनको सब्सिडीज़ और इनकी ऑर्गेनाइजेशन में अब NRLM के थ्रू मदद हो रही है। ठीक है, इसमें भट्ट साहब मैं एक बात जोड़ दूं कि जब इन्होंने आजीविका को कंसेप्चुअलाइज किया था तब सरकार का सोच ये था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम तब तक फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहेंगे जब तक कि वो अपने पांव पर खड़े ना हो जाते हैं। ठीक है, मीनाक्षी मान जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे मददगार साबित हो सकती है देही इलाकों के लोगों का मयार ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने में? एक्चुअली जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसका पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी स्ट्रेस रहा है ICT के यूज़ पे। आधार जो है, आधार से हम सोच रहे हैं, आधार से हमें कोई एडिशन नहीं है करंट स्कीम्स में। आधार से जो पेमेंट है वो एक तौर से जो डायरेक्ट पेमेंट ग्रामीण इलाकों पे ज़्यादा तौर से मतलब एक तरह से फास्ट हो जाएगी और लोगों को जो पेमेंट है डायरेक्टली मिल पाएगी। ऊपर से मैं आपको मिनिस्ट्री का जो मैकेनिज्म है MIS, उसकी तरफ बताना चाहूँगी। MIS से जो फंड
डिले या पेमेंट डिले है उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मस्टर हो जिस हद तक हो सके ऑनलाइन डेटा एंट्री हो पाए। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तीसरा एक मेजर है जिसकी तरफ आपका डाइवर्ट करना चाहूँगी अटेंशन। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से अगेन डिले इन वेज पेमेंट्स और रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश हो पाएगी। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय और बाकी आधार तो ऑफकोर्स एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल बाकी सब स्कीम्स भी आईसीटी का यूज़ कर रही है। ओके मनीषांत, जो नौजवान नस्ल है बेसिकली उसमें वो अट्रैक्शन नहीं दिख रही है देही इलाकों में रहने की और देहात का जो काम काज है वो संभालने की। उसको लग रहा है कि हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उनमें एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए, उनमें रोज़गार स्कीमें वगैरह वहाँ ले जाने के लिए क्या आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है कि नौजवानों में अट्रैक्शन नहीं है। इसके लिए कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। और जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप बिना बैंकिंग सपोर्ट का हो नहीं सकता जी। और आप गांव में देखेंगे अधिकतर लोगों के पास एसेट नहीं है। जैसे आपके पास एसेट हो, हाउसिंग एसेट हो, जिसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन देगी। आजीविका बहुत हद तक इसलिए भी फेलियर रही है क्योंकि बैंक लोन नहीं देती हैं। जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं वो लोन नहीं देती हैं और आपके पास हाउसिंग एसेट्स नहीं है, आप हाउसेस बना नहीं रहे हैं। तो इस कारण से एंटरप्रेन्योरशिप में कमी रही है क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत उम्मीद अफजा जो है, इख्तिताम पे हम कहेंगे कि बहुत उम्मीद अफजा बात है कि जहाँ एक तरफ बहुत सारी काम करने बाकी हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, वहाँ बहुत सारे काम हो चुके हैं। उन्हीं की वजह से देहात का नक्शा आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बदल रहा है और वो वक्त बहुत करीब है जब देहात की सूरत हाल बिल्कुल बेहतर होगी। आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने यहाँ अपनी कीमती आरा से हमको नवाजा और इल्म आगही दी हमको। हमें आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना होगा और आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।